हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में और भी जानेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप यहाँ पर अगर ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं तो यहाँ आ कर के आप अपना रिवीजन टेस्ट दे सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर कितने स्कोर किए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न रखे गए हैं बहुत ही छांट के क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर करिएगा और अगर गलती होती है तो यहाँ की गलती तो सही हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम में आपकी ये गलती दोबारा नहीं होगी, इसलिए आप यह टेस्ट ज़रूर देंगे, ऐसी हम आपको सलाह देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद आरपी को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के रिवीजन टेस्ट सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी विषय के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ आपको टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। और टेस्ट देने से होता क्या है कि वहाँ पर हमारे जो पकड़ होती है एग्ज़ाम में वो और भी मजबूत हो जाती है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि ज्योग्राफी से पहला पूछा गया प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो हम जानते हैं कि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, गहरी झील पूछ रहा है, विश्व की पूछ रहा है। तो होता क्या है कि झील बहुत सारे हैं, कोई गहरी है, कोई चौड़ी है, कोई ज़्यादा छिछली है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो आपका मेन क्वेश्चन है वो है विश्व की, यानी कि पूछ क्या रहा है, तो यह विश्व के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील और ह्यूरॉन झील। आपको बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका बैकाल झील, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो अगर हम आपको बता दें तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पर कि हारमुज जल संधि भी कोई है, क्योंकि हमने अक्सर ही पढ़ा है कि पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत के बीच में है। इसके साथ ही एक हारमुज जल संधि है, ये पूछ रहा है कि किन दो देशों को अलग करती है। तो कौन सी संधि है ये, हारमुज जल संधि। ऑप्शन दिए गए हैं ईरान तथा अफगानिस्तान को, यूएई तथा ईरान को, बहरीन तथा कतर को, या फिर ओमान या संयुक्त अरब अमीरात को, जिसे यूएई के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है यूएई तथा ईरान, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को यह हारमुज जल संधि जो है अलग करती है। तो यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक पत्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं मैनचेस्टर, कोचीन, कोलकाता या फिर यांगून पत्तन। आपको बताना है इसमें आंतरिक पत्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कोचीन है। आप जानते हैं कोचीन एक बंदरगाह है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, खा वाला। अगला प्रश्न यह है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे अधिक चोटी कौन सी है। यानी कि जो भारत में हिमालय हैं उन सभी हिमालय की चोटियों में कौन सी सबसे अधिक ऊंची चोटी है। ऑप्शन दिए गए हैं माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या फिर केटू। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो भारत में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो आपकी केटू है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में पड़ता है, यानी कि वह भारत के हिस्से में नहीं आता है, इसलिए माउंट एवरेस्ट आप यहाँ पर बिल्कुल भी सही ना करें। और अगर भारत की बात करता है तो आप यहाँ केटू लगाइएगा, क्योंकि भारत में स्थित केटू ही है सबसे ऊंची चोटी। ठीक। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल को कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से, तमिलनाडु को केरल से या फिर कर्नाटक को तमिलनाडु से। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ऐसे नाम के 3 घाट हैं, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, कुछ घाट मुंबई में है और कुछ घाट केरल में है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाल घाट दर्रा किसे जोड़ता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु को केरल से, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलत ना करें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्रगिरी, पारसनाथ, गुरु शिखर या फिर दोदा बेट्टा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है
छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पर आपका पारसनाथ सही हो जाएगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, गुरु शिखर भी एक ऊंची चोटी है, लेकिन ये कहाँ पर है, तो अरावली पर्वत में भी पाई जाती है, तो आप वहाँ पर उसे सही करिएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा शिखर माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए अब ये क्या पूछ रहा है, विश्व की बात कर रहा है ना कि भारत की बात कर रहा है। आप इसमें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। दिया है कि शिखर माउंट एवरेस्ट, इसमें नाम दिया है माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं नंदा देवी, मकालू, केटू या फिर ब्रांड पीक। तो हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद जो केटू है वही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है या पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर आप क्या सही करेंगे, यहाँ पर आप केटू को सही कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ किस पहाड़ी में मिलती हैं। हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ हैं। तो अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो उसमें जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से लेकर के तमिलनाडु तक ये घाट कहलाते हैं पूर्वी घाट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साइड से जब आप आते हैं तो उसी साइड में आपको पूर्वी घाट मिल जाएंगे। और पश्चिमी घाट कहाँ है, तो पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर के केरल तक है। तो आप यहाँ पर समझिएगा, ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ किस पहाड़ी में मिलती हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है अन्नामलाई, शिवराय, नीलगिरी या फिर पालिनी। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है नीलगिरी, क्योंकि केरल और तमिलनाडु के बीच में ही, केरल और तमिलनाडु के बीच में ही नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ हैं ये नीलगिरी पर्वत में ही आकर के आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ग वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कुंकड़ तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर काठियावाड़ तट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं हमारा उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है कोरोमंडल तट, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका सही है। इसे आप क्या समझ रहे हैं कि कोरोमंडल तट जो है यह पूर्वी तट का हिस्सा है, पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, जबकि कोंकण तट, मालाबार तट और काठियावाड़ तट ये तीनों के तीनों पूर्वी तट के हिस्से हैं। तो आप यहाँ पर कोरोमंडल तट को सही कर देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। आपको बताना है इसमें तुंगभद्रा और भीमा नदी की कौन सी नदी सहायक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कृष्णा नदी है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कृष्णा नदी तुंगभद्रा और भीमा की सहायक नदी भी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह है, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, यानी कि पूरब दिशा की ओर बहती है और कहाँ से निकलती है, तो यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ऑप्शन दिए गए हैं माही, लूनी, ताप्ती या फिर बनास। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका बनास है, यानी कि घ वाला ऑप्शन सही है। अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी जो है वह बनास है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन दिए गए हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, सह्याद्री पर्वत से, विंध्य पर्वत से या फिर मैकाल पर्वत से। आपको बताना है कि गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका ख वाला ऑप्शन है, यानी कि सह्याद्री पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। तो आप यहाँ पर ख वाला ऑप्शन सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, यमुना नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं, आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं चंबल, केन, बेतवा, सोन, बेतवा या केन, चंबल, सोन या केन या फिर केन, बेतवा या महानंदा। तो आप यहाँ पर क्या सही करेंगे। तो यमुना नदी की जो 3 सहायक नदी हैं वो भी महत्वपूर्ण है, वो है चंबल, केन और बेतवा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका वाला ऑप्शन सही कर देंगे। अगला प्रश्न दिया है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस पे हम आपको पहले ही बता दिए कि सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब को कहीं ना कहीं एग्जाम से निकाल करके लाया गया है, तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा और सारे प्रश्न को सही करिएगा। ये पूछ रहा है कि सतपुड़ा तथा विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है। हम जानते हैं कि सतपुड़ा और विंध्याचल क्या है, पर्वतमालाएं हैं, और इनके बीच में कौन सी नदी निकलती है यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं ताप्ती है, सोन है, नर्मदा है या फिर महानदी है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका नर्मदा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है, जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं
क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें, उत्तर पश्चिमी अस्थायी पवनें या फिर स्थल समुद्र हवाएं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देख करके कुछ सही करेंगे तो स्थल से समुद्र की ओर चल रही है या हवा, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यानी कि यह स्थल समुद्र हवाएं हैं। तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? घ वाला ऑप्शन सही कर देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य में जनवरी माह का औसत तापमान सबसे अधिक होता है? यानी कि जनवरी में जो औसत तापमान होता है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका केरल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है, कोंकण तट पर अप्रैल मई में होने वाली मानसून के पहले की वर्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं काल बैसाखी, पश्चिमी विक्षोभ, झंझा वर्षा या फिर मैंगो सावर। तो जो कोंकण तट पर अप्रैल मई में होने वाली मानसून की पहले की वर्षा है उसे मैंगो सावर के नाम से जानते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह घ वाला ऑप्शन सही है। और हम जानते हैं कि यही बारिश है जो हमारे यहाँ आ करके गर्मी में आम जो पकते हैं, यानी होता है ना कि पहली बारिश अगर आम पा जाता है तो पक जाता है, तो ये जो इसका नाम रखा गया है इसे मैंगो सावर के नाम से भी रखा गया। अगला प्रश्न यह, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का मिलता है? यानी कि सबसे अधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी का विस्तार है वह किस मिट्टी का? ऑप्शन दिए गए हैं लाल व पीली मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या फिर लेटराइट मिट्टी का। तो यहाँ पर जो आप सही ऑप्शन करेंगे वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, कल्लर, रेह, ऊसर, चोपन और दूर यह किस प्रकार की मिट्टियां हैं, आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं दलदली मिट्टी है, ज्वालामुखी से प्राप्त मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर लवणीय मिट्टी है। तो यहाँ पर जो आप सही करेंगे वो आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं 33%, 35%, 30% या फिर 28%। तो जो भारतीय वन नीति है इसके अनुसार आपका 33% क्षेत्रफल वनों का होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर क वाला ऑप्शन सही कर देंगे। अगला प्रश्न दिया है, देवदार, स्पर्श, चीड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है तराई क्षेत्र में, दक्षिण भारत के वनों में, हिमालय के वनों में या फिर ज्वारी वनों में। तो ये जो देवदार हैं, स्प्रूस है, चीड़ है, ये सारे के सारे वन हिमालय के वनों में पाए जाते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो यहाँ पर ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है, भारत में 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन से वन पाए जाते हैं? यानी कि जहाँ पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर कौन से प्रदेश पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए पर्णपाती वन वाले हैं देश, मानसूनी वन वाले हैं, ज्वारी वन वाले हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका घ वाला हो जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वो होते हैं और यह भारत में 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप हर एक जो भी संगठन होते हैं, जो भी संस्थाएं होती हैं, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना, इन सब का जो है नाम याद किए रहिए। अगला प्रश्न यह है, इसका ऑप्शन दिया गया है शिमला, श्रीनगर, देहरादून या फिर दिल्ली। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह देहरादून में है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ग वाला ऑप्शन सही है। और देहरादून कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ठीक। अगला प्रश्न दिया है, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम। तो पूछ रहा है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका राजस्थान है, यानी कि ख वाला ऑप्शन सही है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला प्रश्न दिया है, सिल्वर फर, बर्च, जूनीफर आदि किन वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है ज्वारी, सदापर्णी, पर्णपाती या फिर अल्पाइन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? पूछ क्या रहे हैं? सिल्वर फर और बर्च और जूनीफर, ये सारे के सारे जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है अल्पाइन, यानी कि आप यहाँ पर घ वाला ऑप्शन सही कर देंगे। यह अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न दिया है, दाची ग्राम अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर केरल। तो जो दाची ग्राम अभयारण्य है यह जम्मू कश्मीर में है, यानी कि आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? खा वाला। और जानते हैं आप कि जम्मू कश्मीर इस समय पे एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न यह है, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या कोलकाता। तो यहाँ पर आप जो सही ऑप्शन करेंगे वो आपका झारखंड हो जाएगा, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका सही है। और झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, तुंगभद्रा परियोजना कहाँ स्थित है और यह किस राज्य में है? आपको बताना है कि तुंगभद्रा परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात या फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कि यह 2 राज्यों के बीच में है। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो तुंगभद्रा परियोजना है यह तुंगभद्रा नदी पर है और यह कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश इस वाले ऑप्शन को ले लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा और इसके साथ में ही आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो आप कर्नाटक को भी सही कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन दिए हैं हुगली, स्वर्ण रेखा, महानदी या फिर कृष्णा। तो हीराकुंड जो बांध है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न दिया है, किस नदी घाटी परियोजना पर सरदार सरोवर बांध स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, सतलुज, महानदी, गोदावरी। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका नर्मदा, यानी कि सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न यह, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या फिर देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग बनाती हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका घ वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यह है, गेहूं की सबसे अधिक औसत उपज किस राज्य में होती है? ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पंजाब। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका पंजाब है, यानी कि औसत उपज जो होती है वो पंजाब में होती है। पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, देश में बोई जाने वाली फसलों में कौन फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाती है? ऑप्शन दिए हैं गेहूँ, धान, बाजरा या फिर मक्का। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका धान है। देश में बोई जाने वाली फसलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर धान उगाया जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज इतने सारे ही प्रश्न थे, आप इन सभी प्रश्नों को करिएगा और ये सारे प्रश्न आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो आप उसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि इतना तो आप पढ़ते ही हैं कि थोड़ी बहुत गलती को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप रिवीजन टेस्ट रेगुलर देते रहिए और इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में जो सफलता के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो आप सबसे पहले रिवीजन टेस्ट दीजिए और बताइए कि आप यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू।